नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग साबुन और अपमार्जक का टॉपिक कर रहे थे। अपनी साबुन से रिलेटेड एक क्लास जो है वो हो चुकी है। आज अपन लोग नेक्स्ट यानी कि अपमार्जक के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको साबुन के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। हम लोग साबुन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। साबुन दो तरीके के बना रहे थे, एक था कठोर साबुन और एक था मृदु साबुन। कठोर साबुन के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में ले रहे थे, जबकि मृदु साबुन के लिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में ले रहे थे, जिसके एक एक मैंने आपको अन्य नाम भी बताए थे। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोल रहे थे कास्टिक सोडा, जबकि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल रहे थे, कास्टिक पोटास बोल रहे थे। फिर मैंने आपको थोड़ी अभिक्रिया के बारे में बताया था लास्ट में। जब अभिक्रिया को हम तेल के साथ यानी कि तेल की क्रिया यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं या फिर हम करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और लास्ट में हम उसके अंदर क्या डाल रहे थे, नमक डाल रहे थे, क्योंकि एक प्रकार का अवक्षेपी पदार्थ बनता है और वो जो अवक्षेपी पदार्थ होता है उसके अवक्षेपण के लिए उसके अंदर हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। तो साबुन और जो आपका अलग पदार्थ बचा है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, साबुन को ग्लिसरीन से अलग करने के लिए एक प्रक्रिया काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कम दाब पर आसवन बोल देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, या फिर हम उसको निर्वात आसवन भी बोल देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दो तीन चीजें और बताई थी। जैसे अगर आपको एंटीसेप्टिक साबुन बनाना है तो आप अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यदि आपको पारदर्शी साबुन बनाना है तो आप ग्लूकोज के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हैं। और यदि आपको दाढ़ी बनाने वाला साबुन बनाना है तो आप क्या किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, आप उसके अंदर एक गोंद डालते हैं। उस गोंद का नाम होता है रोजीन। थोड़ा रिमाइंड रखना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये क्वेश्चन डाला था कि साबुन के दाढ़ी बनाने का जो साबुन होता है उसे हम ज़्यादा झागयुक्त यदि बनाते हैं तो उसके अंदर हम कौन सा पदार्थ डालते हैं, तो उसके अंदर हम रोजीन नामक पदार्थ डालते हैं। फिर मैंने आपको एक वो बताया था, शायद रोजीन वाला हो गया, एक बताया था टॉयलेट सोप के बारे में कि टॉयलेट सोप किसके लवण होते हैं, तो टॉयलेट सोप आपके सोडियम के लवण होते हैं। फिर मैंने आपको साबुनीकरण की अभिक्रिया बताई थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो अभिक्रिया जो है वो फिर से बता देता हूं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो पता नहीं शायद हो गया होगा, मैंने शायद देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो चलो अपन लोग कल वाली एक अभिक्रिया एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ये इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप अभिक्रिया लिख के बताओ, अपने से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज है। शायद यहाँ पे कोई बता रहे थे कि यहाँ पे CH2 लिख दिया था, तो हो सकता है लिखा गया होगा, बोला तो शायद CH ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से देख लो एक बार के लिए। ये जो अभिक्रिया है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह लेते हैं और उसकी क्रिया यहाँ पे एक एल्किल श्रेणी आएगी, ये मैंने आपको बताया था। कोई भी एल्किल श्रेणी ले लो आप, ये C15 वाली भी ले सकते हैं, तो C17 वाली ले ली मैंने। ठीक है, 15 वाले लेते तो यहाँ पे 31 आ जाता, वो चीज आपको मेरी बताई हुई है। फिर यहाँ पे शायद CH2 लिख दिया था, तो आप इतना देख सकते हैं कि यदि मैंने आपको संयोजकता के बारे में बताया है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो आप वैसे भी आप देख सकते थे कि यहाँ पे H ही आएगा। ठीक है ना। अब आगे हम किसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, 3NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो 3NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो लास्ट में अपने पास क्या बनेगा, अपने पास साबुन बनेगा और उसके साथ ग्लिसरीन बनेगा। तो इस ग्लिसरीन को अगर मैं जोड़ के लिखना चाहूं तो C3H8O3 भी लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ये भी याद रखें कि ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, एक तो आपका साबुन बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, ग्लिसरीन बनेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती है कि साबुन निर्माण के समय यानी कि साबुनीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर सह उत्पाद के रूप में इसे आप क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, इसे आप लिखेंगे सह उत्पाद है। ये किसका सह उत्पाद है, तो ये साबुन का सह उत्पाद है। ठीक है, ये इसके साथ बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सह उत्पाद है। साबुन बनाते समय ग्लिसरीन जो होता है वो आपको मुफ्त में मिलता है, ये आपको फ्री मिलेगा, ये आपको कहीं से और खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। जब आप उसके अंदर नमक डालते हैं, अवक्षेपण करते हैं, और जो दाब की जो अभिक्रिया होती है, इन दोनों को अलग करने के लिए जो अभिक्रिया काम में लेते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, वो होती है आपकी कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन करवाते हैं तब जाकर के आपके साबुन और जो ग्लिसरीन इसका सह उत्पाद होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं।
इसे आप निर्वात आसवन भी बोल सकते हैं। इन दोनों के अलावा यदि कोई भी नाम है तो वो आपके कोई काम का नहीं है। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं प्यारे साथियों, इसे आप निर्वात आसवन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो मैं तीसरा ऑप्शन ये दे दूं कि प्रभाजी आसवन, तो आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेगा, आपका माइंड एकदम स्थिर रहना चाहिए उस टाइम में, आपको विचलित नहीं होना है। आपको ये नहीं लगे कि यार सर ने तो अपने को प्रभाजी आसवन नहीं बताया था। तो थोड़ा सा क्लास को याद रखें उस टाइम कि वो आपको गुमराह करेगा। वो एक डायलॉग है ना कि वो आपको गुमराह करेगी, लेकिन आपको बदलना नहीं है, झुकना नहीं है। हाँ, तो आप इस पे अड़े रहना। आप किस पे अड़े रहोगे, निरात आसवन पे अड़े रहोगे, या फिर आप कम दाब पर आसवन पे अड़े रहोगे। इसके अलावा चाहे बेहतर भांति के कोई भी आसवन आ जाए, अपने वो कोई काम के नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको वो बता ही दिया है कि अवक्षेपण के लिए आप उसके अंदर क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। अब देखो कुछ एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर यहां कह दे गुर्जिया टाइम गोन दियो। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपने शायद मेरे हिसाब से अब तक ये नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, ध्यान से समझिए। देखो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साबुन को सफेद बनाने के लिए साबुन का कलर आपको कैसा करना है, आपको साबुन का कलर करना है प्यारे साथियों सफेद। कैसा कलर करना है आपको, सफेद कलर करना है। तो साबुन को यदि मैं बताऊं कि सफेद करना है तो आपको उस विलियन के अंदर कौन सा पदार्थ डालना पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि सर जिंक ऑक्साइड डालना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं कि साबुन को यदि आपको ये चाहते हो कि मेरा नहाने वाला जो साबुन है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, तब आप उसके अंदर क्या डालेंगे, तब आप उसके अंदर डालेंगे मेथिलीन। यदि मैं बात करूं साबुन यदि पीला होना चाहिए, आप ये चाहते हो कि मेरा जो अब की बार जो बाथिंग बार आए वो पीले कलर का आए, तो आप उसके अंदर क्या डालेंगे, यूरेनियम डालेंगे। ठीक है ना। और यदि आप को साबुन चाहिए कैसा, लाल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ईओसिन डालेंगे। क्या डालेंगे प्यारे साथियों, आप ईओसिन डालेंगे। तो ये चारों जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लें बड़े ही प्यार से, और आप इसको अपनी कॉपी में लिखें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से एक क्वेश्चन अभी अभी लैब असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ है। तो पूरी संभावना बनती है कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि साबुन का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे। मैं आप एक बार फिर से बता देता हूं आपको, यदि साबुन को व्हाइट बनाना है तो आप क्या डालेंगे, तो आप डालेंगे उसके अंदर जिंक ऑक्साइड। यदि आपको साबुन को नीला बनाना है तो आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे मेथिलीन। यदि आपको साबुन को पीला बनाना है तो आप यूरेनियम डालेंगे। यूरिया वैसे पीला होता है ना, देखो मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है और मूत्र का रंग बेसिकली कैसा होता है, पीला होता है। तो आप ऐसे भी याद रह जाएगा। और आपको यदि लाल डालना है, तो लाल कलर करना है मान लो साबुन का, तो आप क्या डालेंगे, ईओसिन डालेंगे। ठीक है ना। तो आप इसे कैसे भी कोई ट्रिक बनाएं या कैसे भी याद रखें, लेकिन इसको याद जरूर रखें। ठीक है ना। तो वैसे भी सफेद थोथा जो होता है ना, वो जिंक से ही तो बनता है। सफेद थोथा जो बनेगा वो किससे बनेगा, जिंक से ही बनेगा। शायद मेरा पीछे कहीं पे बताया हुआ होगा, कोई ना कोई क्लास में आप देखना, पीछे की क्लासें मैंने आपको बताया है कि सफेद थोथा जो बनता है वो जिंक से ही बनता है। तो सफेद वाला उस चक्कर में याद रह जाएगा। मेथिलीन इसके लास्ट में न आता है तो ये नीले कलर का हो जाएगा, इससे याद रख लो आप। ठीक है ना। और ईओसिन कैसे भी याद रख लो, लाई, लाई से याद रख लो, लाई लाई लाई, या फिर आप इला से याद रख लो, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराए। माँ अपने लाल को कहती है कि तुझे क्या नहीं देनी है, इला नहीं देनी है। तो ई से ईओसिन और ला से लाल कलर हो जाएगा। तो कैसे भी याद रखो, अपनी अपनी जताने की ट्रिक होती है। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि आप कैसे क्या करें, अपने हिसाब से इसको याद कर लें। अब चलते हैं अपन लोग आगे। आपकी साबुन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और साबुन के अंदर आपके मन में यदि कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि नेक्स्ट क्लास जो भी हो आपका उसमें सॉल्यूशन कर दिया जाए। वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल जो है अपना, उसके अंदर भी मैंने आपके कमेंट का जो ऑप्शन है वो ऑन कर दिया है। तो आप वहां पे भी कोई यदि आपके डाउट होता है तो आप बेझिझक लिख सकते हैं। आपका डाउट सोल्व करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है ना। देखो अपमार्जक, साबुन अपने पूरे हो चुके हैं। साबुन का जो जलीय विलीन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। वो क्षारीय प्रकृति क्यों होती है मैंने आपको शायद बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको यहां बता देता हूं। साबुन के जलीय विलीन की प्रकृति,
शायद तक तो मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया, और अगर नहीं बताया है तो आप एक बार देख लें कि साबुन का जो जलीय विलयन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी प्रकृति होती है प्यारे साथियों कैसी, क्षारीय प्रकृति होती है। क्षारीय प्रकृति होती है, क्यों होती है क्षारीय प्रकृति? क्योंकि ये बनता है प्यारे साथियों प्रबल क्षार प्लस इसके अंदर डालेंगे अपन लोग दुर्बल एमल, वीक एसिड। ठीक है, क्या डालेंगे इसके अंदर? मैं यहां पे लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग तो क्या डालेंगे? बेस डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। प्रबल क्षार डालेंगे, दुर्बल अम्ल डालेंगे। तो प्रबल जो है वो दुर्बल को कैंसिल कर देगा और क्या बन जाएगा लास्ट में? आपका क्षार बचेगा, हल्का क्षारीय। कैसा क्षारीय बचेगा? ये हल्का क्षारीय बचेगा। आप देखते हैं कि अगर अपने ततैया डंक मार जाता है, जे थाना टांटियो खा जा, तो थे के काम करो, बैंक ऊपर साबुन लगाओ। मान लो थारे जे अठा टांटियो खा गयो, आप अभी पर क्या रगड़ा? आप रगड़ा कपड़ा धोना साबुन। कपड़ा धोने जी साबुन आवे मैंने क्या आवे? सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा आवे, तो आपने जी बढ़त लागे नहीं बा कौन लागे। अगर मैं विज्ञान की परिभाषा में बताऊं तो अम्ल जो होता है वो क्षार के साथ मिलकर के उदासीनीकरण की अभिक्रिया कर लेते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं? फिर वहां जो भी अभिक्रिया हो रही होती है वो शांत हो जाती है। तो आप नॉर्मल लैंग्वेज अपने मारवाड़ी में याद रखें तो यहाँ बता दी होगा टांटियो जे खा जानी अपन, तो बैंक ऊपर अपन के रगड़ दिया, अपन रगड़ दिया बैंक ऊपर साबुन। साबुन के वह क्षारीय है, कोई भी क्षारीय पदार्थ रगड़ दो, थारकन जो भी है, घरे थारकन जे कोलगेट पड़ी है तो बाबी की है, क्षारीय है। घरे थारकन जे मान लो साबुन है, चाहे कपड़ा धोना रही है, चाहे नहाना रही है, कोई भी है, चाहे इन्नो पड़े हुआ तो वो रगड़ देगा तो ही थारी बढ़ते बढ़ तो मिट जाएगी। पेट की बढ़त भी तो मिट ही है, ठीक है ना। इन्नो आप पिया क्या खातर पिया? ताकि आपने जगह एसिडिटी हो, बस जगह आग लागेड़ी हो भीतर बा एक बार थोड़ी सी की हो जा, शांत हो जा। तो हर एक चीज जो होती है प्यारे साथियों वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बस जरूरत ये होती है कि हम उन चीजों को कनेक्ट कैसे कर पाते हैं। अगर आप उन चीजों को कनेक्ट करना सीख लोगे तो इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है अपना साइंस, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं। अपना जो अपमार्जक चल रहा था, अपमार्जक जो होते हैं प्यारे साथियों बेसिकली ये होते हैं साबुन रहित साबुन। मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है, साबुन तो होते हैं लेकिन कैसे साबुन होते हैं? इनमें साबुन नहीं पाया जाता। कहने का मतलब यह है कि साबुन के गुण जो होते हैं ना, साबुन का जो गुण है जैसे हल्का क्षारीय होना, जैसे कईयों की त्वचा जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत कोमल होती है। देखो अपने तो हाथ वैसे ही पके हुए हैं, लेकिन कुछ एक अलग किस्म के जो प्राणी हैं, जो मादाएं हैं, उनकी त्वचा शायद होती होगी कोई, तो उनकी चमड़ियां जल्दी खराब हो जाती हैं कपड़े धोते टाइम। तो इसके लिए उपाय खोजा गया कि यार इनके हाथों का भी थोड़ा ख्याल किया जाए और इनको अपमार्जक ला के दिया जाए। तो अपमार्जक इन्हीं के लिए बना है, ठीक है ना। तो अपमार्जक जो होते हैं ना बेसिकली साबुन रहित साबुन होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। अपमार्जक जो होता है ना वो एक अंग्रेजी शब्द टू वाइप का हिंदी रूपांतरण है। आप इन शब्दों पे भी गौर करें, आपकी नॉलेज के लिए मान लें चाहे आप पेपर की दृष्टि से मान लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अपमार्जक जो होते हैं वो एक अंग्रेजी शब्द होता है टू वाइप, उसका हिंदी रूपांतरण है और उस हिंदी में लिखते हैं उसको स्वच्छ करना। क्या करना? स्वच्छ करना। तो अपमार्जक टू वाइप यानी कि स्वच्छ करना, क्लीन करना। अपमार्जक का यही मतलब तो होता है, कभी कपड़े धोने के तो काम आता है। अब ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए, इतने ज्यादा वो इंपॉर्टेंट आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज को बता देता हूं। यहां पे आपको तो ये क्या दिखेगा? सल्फर का कोई यौगिक दिखेगा। मेन बात तो ये याद रखें, किसका यौगिक दिखेगा आपको? सल्फर का कोई भी यौगिक आपको यहां पे दिखेगा। फिर आपको दिखेगा सोडियम का कोई एक एटम। सोडियम का कोई एक एटम दिखे तो भली बात, न दिखे तो भली बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिखे तो ठीक है, न दिखे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पे मेन बात यह है कि आपको सल्फर, सल्फेट, ऐसा कुछ आपको यौगिक यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फेट दिख सकता है, सल्फर का कोई ना कोई यौगिक होगा। उसके साथ साथ कोई ना कोई आपको एक एल्किल संरचना देखने को मिलेगी, वो चाहे आर की फॉर्म में यानी C12H25 टाइप से कोई हो सकता है ना। इस टाइप से कोई आपको एल्किल संरचना देखने को मिलेगी। तो देखो जैसे एल्किल सल्फोनेट है, एल्किल यानी कि आर कोई श्रृंखला ले लो आप, सल्फोनेट तो ये क्या है आपका? सल्फोनेट हो गया। आपने आगे Na लगा दी तो ये क्या बन गया? सल्फोनेट बन गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एल्किल सल्फोनेट किसका उदाहरण है, तो आप बता देंगे ये अपमार्जक का उदाहरण है। आपको इनका रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एक बार इन चीजों को समझ लें सिर्फ।
बेंजीन सल्फोनेट आप बता देंगे भी सल्फोनेट आ गया तो SO3Na आएगा, बेंजीन है तो ये आ गया, बेंजीन की संरचना आ गई C6H6। कोई एल्किल संरचना आपकी हो सकती है, कोई भी एल्किल संरचना हो सकती है आपकी। फिर आ गया आपका एल्किल सल्फेट, तो एल्किल ये रहा, सल्फेट ये रहा। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं प्यारे साथियों? तो ये आपके अपमार्जक के एग्जाम्पल होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो बेसिकली एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एक कैसी श्रृंखला बनेगी? एक बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बनेगी। तो आपको दिख भी रही है शायद, लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, यानी कि एल्किल है, देख लो यहाँ पे ये एल्किल है, देख लो यहाँ पे ये एल्किल है, तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बन रही है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सोडियम के, यानी कि ये इस सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, यानी सल्फेट के कौन से लवण होंगे? सोडियम लवण होंगे। तो वैसे भी लैंग्वेज को टिपिकल है नहीं इसकी, तो ऐसी भी नहीं है कि आपके समझ में भी नहीं आए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये अपमार्जक जो होते हैं वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। आप परिभाषा याद रखें तो ही कोई बात नहीं, न रखें तो भी कोई बात नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अपमार्जक की परिभाषा बताओ, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भाई साहब ने बताया था, SO3Na ऐसा कुछ था, ठीक है ना। नॉर्मल सा याद रखें, इतना ज्यादा सीरियस लेने की वाली कोई बात नहीं। अपमार्जक आपका हो गया, आगे देखते हैं क्या है। हाँ ये देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अपमार्जक का जो जलीय विलीन होता है, वही बात जो हम साबुन में कर रहे थे, इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन यही बन के आएगा आपके लिए कि अपमार्जक का जो जलीय विलीन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो कई बार हम क्या होता है कि ये सोच लेते हैं कि यार साबुन का जलीय विलीन जब क्षारीय प्रकृति का होता है तो अपमार्जक का शायद अम्लीय प्रकृति का होता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर अम्लीय प्रकृति का होता तो भाई रे अपने जो हाथ है ना वो उनकी बैंड बज जाती है अब तक, अपने जो हाथ है ना वो मतलब क्या बोलते हैं ऐसे सत्यानाश हो जाता है हाथों का, ठीक है ना। तो अम्ल जो होते हैं एज ए मान लो आप तेजाब होता है, अम्ल जो होता है वो तेजाब जिसे बोलते हैं ना अपन लोग, वही होता है एसिड। तो बाई चांस अगर हाथों पे गिर भी जाए ना तो आपको किसी न किसी क्षारीय माध्यम की सहायता लेनी चाहिए। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया यदि आप प्रबल क्षार के साथ करवाते हैं, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया यदि आप प्रबल ही क्षार के साथ करवाते हैं तब किसकी अभिक्रिया होती है? आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। यहां पे आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर मैं ये बोल दूं कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल ही क्या है? एसिड है, दुर्बल ही अम्ल है, दुर्बल ही क्या है? बेस है, दुर्बल ही क्षार है, दुर्बल ही अम्ल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन यदि एक प्रबल एक दुर्बल, एक प्रबल एक दुर्बल ऐसा कुछ है, यानी कि एक कम है एक ज्यादा है, तब जाकर के अभिक्रिया नहीं हो पाती है। अपने घरों में होता है ना, अपने यदि दोनों लोग एक जैसे हों तो घरों में लड़ाइयां नहीं होती हैं, वहां पे एक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। लेकिन यदि एक की ज्यादा चलती है, एक प्राणी की बेचारे की थोड़ी कम चलती है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी कम चलती है किसकी ज्यादा चलती है, हो सकता है भाई किसी नर की ज्यादा चलती होगी, किसी मादा की ज्यादा चलती होगी, तो नर और मादा में से यदि किसी प्राणी की भी ज्यादा चलती है तो वहां पर एक अलग प्रोडक्ट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पे उदासीनीकरण की विक्रिया नहीं हो पाती है, तो वहां पे लड़ाइयां होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। लेकिन यदि आप प्रबल हैं, यदि आप दोनों एक जैसे हैं, तो वहां पे आप किसकी अभिक्रिया कर लेते हैं? आप उदासीनीकरण की अभिक्रिया कर लेते हैं। नीचे आइए, तो जलीय विलीन की प्रकृति कैसी? तो आप बड़े ही प्यार से बड़ी ही शान से बता देंगे कि सर अपमार्जक के जलीय विलीन की प्रकृति आपकी होती है उदासीन। फिर नीचे मैंने आपके लिए लिखा है सोडियम लोरिल सल्फेट, तो ये आपके एक अपमार्जक का ही उदाहरण है, सोडियम लोरिल सल्फेट C12H25SO3Na। आप इससे R भी लिख सकते हैं, वही बात है मैंने फिर से बता दिया आपको, एल्किल सल्फोनेट हो जाएगा ये, वही बात है। मैंने सोडियम लोरिल सल्फेट, इसका एक अन्य नाम होता है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सोडियम लोरिल सल्फेट का सूत्र बताइए भैया जी, तो आप बड़े ही ध्यान से बताएंगे, बड़े ही प्यार से बताएंगे कि सोडियम लोरिल सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो एक प्रकार का मार्जक होता है, तो C12H25SO3Na, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, और SO3Na तो ये तो आपका स्थायी ही है, अपमार्जक के अंदर आप SO3Na तो काम में लेते ही हो, ठीक है। तो ये आपकी अपमार्जक की क्लास शायद तक पूरी हो चुकी है प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी क्या हो गई? पूरी हो गई है, ठीक है। इसका यदि स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो एक बार फिर से ले लें, क्योंकि इस क्लास का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये 4 क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी संभावना है। और अपनी जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें भी आपको इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा।
आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना। और अपनी टेस्ट सीरीज बन के वैसे तैयार हो रही है, लिख दी गई है पूरी टेस्ट सीरीज, टेस्ट पूरे आपके बन के तैयार हैं। अब बस आपकी बारी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो टेस्ट होंगे, नॉर्मल सी जानकारी आपको दे रहा हूं, बाकी इसकी घोषणा जो है वो अपन लोग अलग से करेंगे। अपने जो टेस्ट है ना वो आपके बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित होंगे, और कितने होंगे वो भी आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन आपको बहुत अच्छा मैटर दिया गया है। आपने टेलीग्राम चैनल में देखा भी होगा कि कितनी बुक्स मिला करके, कितनी किताबों को मिला करके वो टेस्ट बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना फायदेमंद हो रहने वाला है वो भी, जो भी मैटर होगा वो। और रही बात टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट कैसे नहीं होगा, टेस्ट की रणनीति क्या रहेगी, वो आपको एक दिन पूरा का पूरा अलग से सेशन लेकर के आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको क्या मतलब आप क्या कर सकते हैं अभी, अब से आप क्या, आपको क्या करना चाहिए वो चीज मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। अभी आप ये करें, आपके जितने भी टॉपिक हैं आपको उनको सभी को एक बार अपनी नजरों में से निकाल लें, ताकि आपको टेस्ट देते समय आपको ये फील ना हो कि अपना तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ ही नहीं है। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक अपने चैनल पे हुए हैं वो आप देख लें, और एक्स्ट्रा फिजिक्स का मैटर है आपके पास, बायो का कोई भी मैटर यदि आपके पास पड़ा है तो एक बार आप उनसे पढ़ें। अपनी क्लासें यूं ही लगातार बनी रहेंगी। जहां तक हो सका मैं आपको मेरी तरफ से पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। जितने भी टॉपिक हो पाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितना भी टाइम मेरे को मिलता है उसके अनुसार क्लासें अपनी चल रही हैं। तो आप अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे अपन लोग अगली क्लास के अंदर, और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन।